बच्चों, इन दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग ऑल द पेंडिंग ICAI MCQs ऑफ फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के बेटा हमारे रहते थे। बेटा AS 25 जो है वो मैंडेट करता है द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट। विच एंटिटी शुड पब्लिश? बेटा नो। हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड पब्लिश इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट? ऐसा भी नहीं बताता। हाउ सून इट शुड पब्लिश आफ्टर द एंड ऑफ इंटरम पीरियड? ये भी नहीं बताता। तो आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ द अबव। बेटा AS 25 जो है वो मैंडेट करता ही नहीं है कि कौन सी एंटरप्राइज को प्रेजेंट करनी चाहिए इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ना ही वो मैंडेट करता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे करनी चाहिए, ना ही वो बताता है कि इंटरम पीरियड के एंड होने की कितने टाइम बाद करनी चाहिए। आपकी अगर AS 25 देखोगे, उसकी पहली लाइन ही यही लिखी होती है बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव है बेटा। अगला वो कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड है वो डिफाइन करके चलता है इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज द फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर एन इंटरम पीरियड दैट कंटेन्स अ सेट ऑफ। बोलो बोलो बच्चे, क्या होना चाहिए? अ सेट ऑफ कंप्लीट स्टेटमेंट, सेट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंटेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आइदर कंप्लीट और कंटेंस्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर टू एनुअल। तो बेटा आंसर इज आइदर कंप्लीट और कंटेंस्ड। ठीक है बेटा, तो यहाँ का ऑप्शन भी क्या है? ऑप्शन नंबर बेटा होना चाहिए डी। बेटा अगले पे आ जाएंगे, कहेंगे ABC लिमिटेड जो है बेटा उसने रिपोर्ट करी है 85,000 का प्रॉफिट एज पर द टैक्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में कह रहे हैं 85,000 का प्रॉफिट है। कह रहे हैं कि अगले 3 क्वार्टर में 25,000 ईच सब्सिक्वेंटली लॉस है। तो 25,000 इंटू 3 करोगे बेटा, 75,000 रुपये जो आ जाएगा आपका लॉस हो गया अगले 3 क्वार्टर का। तो पूरे साल की अगर इनकम देखोगे वो कितना हो गया? 10,000 हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्लैब जो है वो 20% का है ऑन द फर्स्ट 20,000। तो हमारा 20% का रेट अगर हम लगा के चलेंगे तो 2,000 जो है बेटा हमारा क्या आ जाएगा? टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। तो टैक्स अमाउंट बच्चे यहाँ पर कितना बन जाएगा? 2,000 का टैक्स का अमाउंट बन जाता है। लेकिन उसने हमसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट करो टैक्स एक्सपेंस कितना होगा जो फर्स्ट क्वार्टर में हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वार्टर में कितना टैक्स एक्सपेंस है बेटा जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वो आप कैसे निकालोगे? बेटा ये जो 2,000 आ रहा है ये तो टैक्स हो जाएगा पूरे साल की इनकम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज। बेटा आप टैक्स रेट आप निकाल के चलते हो तो यहाँ पर वेटेड एवरेज टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 2,000। आई विल डिवाइड इट बाय द टोटल एस्टिमेटेड इनकम विच इज 10,000, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो यहाँ तो देखो सिंपल है, 20% ही आ रहा है। तो बेटा मैं जो इंटरम इनकम होगी उसके ऊपर 20% लगा के चलूंगा। तो इंटरम इनकम इज 85,000, तो 85,000 के ऊपर बेटा हम 20% लगाएंगे। तो दिस विल कम आउट टू बी 17,000। बेटा केस स्टडी बेस्ड MCQ बन सकता है इसके ऊपर। एक में आपसे टैक्स रेट पूछ ले, दूसरे में आपसे ये अमाउंट पूछ ले। बेटा अगला क्या है? एक एंटिटी जो है वो प्रिपेयर करके चलती है क्वार्टरली इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद AS 25। कह रहे हैं एंटिटी जो है वो एंगेज है सेल ऑफ मोबाइल फोन्स के अंदर, और नॉर्मली 5% कस्टमर जो है वो क्लेम करते हैं वारंटी। कह रहे हैं जो प्रोविजन क्रिएट करी हुई है वो 5% की क्रिएट करी थी ऑफ द सेल्स टू डेट वॉज ₹10 मिलियन। बेटा 10 मिलियन की प्रोविजन थी फर्स्ट क्वार्टर में, वो कह रहा है। कह रहे हैं हाउ एवर जो सेकंड क्वार्टर है अ फॉल्ट वाज फाउंड एंड वारंटी क्लेम वर एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ द होल ऑफ द ईयर। पूरे साल की कह रहे हैं 10% रहेंगी। कहेंगे सेल जो है वो सेकंड क्वार्टर में कितनी थी? 15 मिलियन। चलो बेटा एक बार दोबारा से देखते हैं। कह रहे हैं कि जो प्रोविजन है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर वो कैलकुलेट करी गई थी 5% ऑफ सेल्स के ऊपर जो कि 10 मिलियन थी। 10 मिलियन का 5% कह रहे हैं इतनी आपने प्रोविजन जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में बनाई थी। ठीक है, कह रहे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर कह रहे हैं कि पता लगा एक और फॉल्ट, और एक्सपेक्टेड है कि क्लेम्स जो है वो 10% होंगे पूरे साल के। अब सेकंड क्वार्टर में बेटा जो आपके है सेल्स दैट इज 15 मिलियंस। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रोविजन जो है बेटा आप कितनी चार्ज करके चलोगे? दैट वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड। तो बेटा कितनी प्रोविजन जो है वो चार्ज करनी चाहिए? बेटा अगर 15 मिलियन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे निकाल के चलूँ, 15 मिलियन के ऊपर 10% इज 1.5 मिलियन। तो 1.5 मिलियन जो है वो ये हो गया। और उससे पहले जो है हमारी जो प्रोविजन थी वो 10 मिलियन के ऊपर 0.5। तो 0.5 मिलियन की पहले हो गई। तो टोटल मेरे पास बेटा कितना हो गया? 2 मिलियन हो गया। आंसर बेटा आपका ये होना चाहिए, 2 मिलियन होना चाहिए। बी शुड बी द आंसर। ठीक है, AS 2 बेटा हमने रिकॉर्ड करा था पहले बट सेव नहीं हुआ था, तो एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। कहेंगे कौन सी आइटम ऑफ इन्वेंट्री स्कोप ऑफ AS 2 के बाहर है? तो बेटा रॉ मटेरियल विद इन द स्कोप ऑफ AS 2 है, तो रॉ मटेरियल आंसर रहेगा। मटेरियल और अदर सप्लाईज जो हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज हैं आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द फिनिश प्रोडक्ट इन विच दे विल बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट और अबव कॉस्ट होता है बेटा। कह रहे हैं जितने भी फॉलोइंग कॉस्ट है वो एक्सक्लूड करके चलते हैं वाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कौन से वाला आ जाता है बेटा? आपका पैराग्राफ नंबर 13, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसके अंदर कवर्ड है, एबनॉर्मल वेस्टेज कवर्ड है, स्टोरेज कवर्ड है। एलोकेटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन जो है वो नहीं होता एक्सक्लूड बेटा, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। तो बी ऑप्शन।
ठीक है, आइडेंटिफाई करनी थी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। स्टोरेज कॉस्ट कह रहे हैं विच इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, वो इंक्लूड होगी इन्वेंट्री के अंदर, ये करेक्ट है बेटा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कभी इंक्लूड नहीं होते इन्वेंट्री के अंदर, ये आपका बेटा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर बेटा वो प्रोडक्शन से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तब तो इंक्लूड वो हो जाएगा। फुल अमाउंट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है इनकट आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये आपका करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका बी और डी बेटा दोनों ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। बेटा अगला AS10 के क्वेश्चन कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग विच कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE। तो बेटा कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन होता है, इंस्टॉलेशन भी होता है, ये भी होता है, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया बेटा। कह रहे हैं AS10 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक एंटरप्राइज जो होल्ड करके चलती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वैल्यू कैस पे करके चलेगी, कॉस्ट मॉडल पे करके चलेगी बेटा। अगला क्या आ गया बेटा, एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, 1 लाख रुपए का था, रीवैल्यू करा 1.5 लाख पे। तो बेटा रीवैल्यूएशन सरप्लस आया होगा, आपने एंट्री पास करी होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन सरप्लस 50,000 से। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि वैल्यू रहेगी 1,30 की, तो 20,000 से गिर गया। तो बेटा अब क्या करके चलेंगे, तो जो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस था, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप डेबिट करके चलोगे, कितनी अमाउंट से, जितने से गिरा है 20,000 से। ठीक है, तो पहले क्रेडिट करा होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, और फिर 20,000 डेबिट करके चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कहेंगे एक प्लॉट ऑफ लैंड पहले कितने का था, 1 लाख रुपए का, रिवैल्यू करा 90 पे। तो बेटा जब 90 पे रिवैल्यू करा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू PPE अपनी एक एंट्री पास कर दी होगी, लैंड बेसिकली 10,000 10,000। अब क्या हो गया, वो 1,05,000 का हो गया, तो अब बढ़ कितने से गया, 15 से। तो बेटा आप क्या करोगे, जिस एक्सटेंट से आपने P&L में चार्ज करा था पहले, उतना रिवर्स होगा, यानी टू एक्सटेंट ऑफ 10,000, और बाकी के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। तो 10,000 पे जो है इनिशियल डाउनवर्ड P&L के अंदर, और बाद में जब सब्सिक्वेंट अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है 10,000 P&L में क्रेडिट होगा, 5,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर क्रेडिट होगा। कहेंगे जब आप एक एसेट बेचते हो विच वाज रिवैल्यूड अपवर्ड, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है बेटा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, किसके अंदर, रिजर्व्स के अंदर। चलो नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, एक मशीनरी आपने परचेज करी थी 1,18,000 रुपए की, GST उसके ऊपर 18,000 का था, जिसका इनपुट मिल जाएगा, कह रहा है। कह रहे हैं 10% अगर SLM बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन है, कितनी डेप्रिसिएशन होगी। बेटा 1 लाख के ऊपर 10% निकालूंगा, 10,000 सीधा सीधा। कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स क्या करते हैं, ऐड करके चलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, सो ऑप्शन नंबर ए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है किसके ऊपर क्रेडिट होती है बेटा, कॉस्ट के ऊपर। अगर फॉल अदर देन टेम्परेरी वाला है, बस उसको हम कंसीडर करके चलते हैं, तो कॉस्ट लेस अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन। करंट इन्वेस्टमेंट बेटा कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर के ऊपर। ए लिमिटेड ने बेटा 2,000 इक्विटी शेयर एक्वायर करे हैं 75 रुपए के हिसाब से, राइट इशू मिले हैं उसको 60 रुपए पर के हिसाब से 1:1 में। तो 2,000 शेयर जब एक्वायर करे होंगे 2,000 into 75, फिर बेटा जब राइट इशू मिले 2,000 into 60, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 2,70,000 आपका ये आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर बेटा परचेज कॉस्ट आती है, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी आती है, तो दोनों बहुत ए एंड बी यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अकॉर्डिंग बेटा एज पर AS16 सारे के सारे क्वालिफाइंग एसेट है, एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, इन्वेंटरी जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है क्वालिफाइंग एसेट है। तो एसेट दोज दो आर रेडी फॉर सेल, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंटायर एक्सचेंज गेन जो है रिड्यूस होता है, गलत सर। एक्सचेंज लेस, एक्सचेंज लॉस ऐड होता है कॉस्ट के अंदर, गलत। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी जाएगी बेटा एक्सचेंज एक्सचेंज लॉस के लिए जब आप कंप्यूट करके चलते हो कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैपिटलाइजेशन रेट क्या कंसीडर करके चलता है बेटा, सिर्फ जनरल बोरोइंग्स, बोरोइंग कॉस्ट जो जनरल बोरोइंग्स के ऊपर होती है। अगले पे आ जाएंगे बेटा, कह रहे हैं जो अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कॉस्ट कमिटमेंट एंट्री कितनी है, 40,000। NRV कितना है, 45,000। बेटा NRV 45 है, अगर मैं 12,000 को ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाता है 52। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको NRV पे लाना पड़ेगा, तो मैक्सिमम कितना कैपिटलाइज कर पाऊंगा फिर, 5,000। ठीक है, तो 5,000 जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। बेटा एक्स लिमिटेड जो है वो एक नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो कमेंस करके चल रहे हैं, कह रहे हैं जो कि फाइनेंस होगा बाय द बोरिंग। आप आपको लिखिए आर एस फॉलोज। 15 मई को बेटा लोन इंटरेस्ट जो है वो इनकर हो गया। टेक्निकल साइट जो है वो प्लानिंग कमेंस हो गई है 2 जून को। एक्सपेंडिचर जो बेटा प्रोजेक्ट के ऊपर इनकर हुआ है वो 19 जून को हुआ है। 18 जुलाई को बेटा कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस हुआ। ठीक है, तो बेटा कब हम कमेंस करके चलते हैं कैपिटलाइजेशन, जहां पर हमारी 3 कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही होती हैं। बेटा कौन कौन सी 3 कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती हैं, कि तब हम कहते हैं कि आप कमेंस कर सके चल सकते हो कैपिटलाइजेशन। ठीक है, पहली कंडीशन कि जो आपका एक्सपेंस है फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वो इनकर हो गया है।
बोर्विंग कॉस्ट इनकर हो गई है, और एक्टिविटीज जो कि जरूरी है एसेट को प्रिपेयर करने के लिए फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल, वो इन प्रोग्रेस है। और अगर आपका बेटा, हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन या टेक्निकल वर्क चल रहा है प्रायर टू फिजिकल कंस्ट्रक्शन, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो बेटा हमारा यहाँ पर जो है लोन इंटरेस्ट इनकर हो गया, टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस हो चुकी है, एक्सपेंडिचर इनकर हो गया। तो 19 जून को सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी नहीं है, मुझे कंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा आपके AS 16 तक के हमने यहाँ पे कवर कर दिए, ठीक है जी। AS 25, AS 2, 10 एंड 16 आर कवर्ड बेटा है।